जोहार नमस्कार सभी को। मैं सज्जन कटारा और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये अभी-अभी भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश संयोजक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। और आपने मुझे बधाई दी, इसके लिए भी आपको पुनः जोहार, धन्यवाद। पहली बात तो यह है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वह जिम्मेदारी पूर्णतः सामाजिक जिम्मेदारी है। उससे पहले मैं पूर्व में 2021 के दौरान ब्लॉक संयोजक रहा बीपीएमएम से। 2022 में मैं जिला संयोजक रहा बीपीएमएम से ही, जिसका पूरा नाम है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा। और वर्तमान में मैं जिला संरक्षक था युवा मोर्चा से। फिर कार्यकारिणी नवगठित हुआ, उसमें लगभग 7 जिले सम्मिलित थे और सबकी आम राय से मुझे जो प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी मिली है, तो मैं आशा करता हूं कि मैं इस पद का बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करूं और आम जन की आवाज़ बनूं। इस भील प्रदेश की हर समस्या, हर बेरोजगार युवाओं के प्रति जहां गलत होता है या फिर अपने समाज के प्रति कहीं गलत होता है, तो वहां मैं खड़ा रहूंगा। ऐसी आशा के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ। तो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश संयोजक मतलब आपको प्रदेश लेवल पे ज़िम्मेदारी मिली है। तो इसमें आपका क्या काम रहेगा? मतलब पार्टी ने या फिर आदिवासी परिवार ने आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया तो आपका काम क्या रहेगा? आप क्या काम करेंगे इसमें? देखिए, हमारा जो काम करने का तरीका जो है, हम समाज के दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अभी जैसे हाल ही में देखिए आप, वन विभाग का मुद्दा है। ये प्रतापगढ़ जिले में गामदा पंडावा ले लो, इधर रोशो का पठार ले लो, लोया को पठार ले लो, जहां जहां देखो वन विभाग में जो लोग काबिज हैं वहां लोग परेशान हैं। उनकी आवाज़ कौन बनेगा? और उन दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम हमेशा इस पर तत्पर रहेंगे। दूसरी चीज, मूलभूत आवश्यकता के अनुसार आदिवासी आज भी उन आवश्यकताओं से वंचित है। उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप आज भी उनको हक अधिकार नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें एक सामाजिक मूवमेंट के थ्रू हमें काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपका सवाल है कि राजनीति में, तो देखिए, यह भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो है, यह किसी राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। आदिवासी परिवार का जब गठन किया गया 15-16 के अंदर, उसमें पूर्णतः इस सामाजिक यूनिट को अलग ही रखा गया। राजनीतिक एक अलग स्टैंड है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली द्वारा चयनित उम्मीदवारों का हम सहयोग कर सकते हैं, पर उसमें यह नहीं कि हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा को पीछे रख करके उसको आगे करें, यह नहीं। राजनीतिक विंग है वो अलग विंग है और सामाजिक यूनिट अलग यूनिट है। ये पूर्णतः सामाजिक यूनिट है। सामाजिक यूनिट तो सामाजिक काम करने के लिए मैंने सुना है कि आप एडवोकेट एलएलबी भी कर रहे हैं। तो आप वकालत करके भी समाज के जो लोग हैं जैसे बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से प्रताड़ित हैं, कानूनी उनको सहायता नहीं मिल पाती है, तो कानूनी सहायता करने के लिए अगर आप एडवोकेट बन कर के भी अगर कोर्ट में बैठ कर के आदिवासी परिवार की सहायता कर सकते थे, वो भी सही था। तो फिर ये या तो राजनीति करके करना है या फिर ये वकालत करके करना है या फिर आप दोनों करोगे? देखिए, वकालत में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने समुदाय की आवाज को लेकर के अगर हम कलेक्ट्रेट में कहीं जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, तो ज्ञापन देने के दौरान कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों का आज तक हमने अध्ययन किया उसमें नहीं पाया गया। फिर हमने देखा कि वकालत एक ऐसी चीज है जिस वकालत के दौरान हम लोग उस हर एक अनुच्छेद को सही ढंग से पढ़ पाते हैं, भारत के संविधान को सही ढंग से पढ़ पाते हैं, हमारी आवाज को किस तरह से पुरजोर तरीके से उठाया जा सकता है, हमारे बोलने का अधिकार, हमारे जैसे राइट्स जो हैं, उस राइट्स के बारे में जानने के लिए वकालत कर रहा हूँ, ना कि मैं कोर्ट में बैठने के लिए। और रही बात, अगर ऐसा मेरे को उचित लगा तो मैं कोर्ट में बैठने जैसी कंडीशन बनेगी तो कोर्ट में भी बैठूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी मेरा जो उद्देश्य है वो समाज के बारे में गहन अध्ययन करना है, हमारे जो राइट्स हैं उसके बारे में जानना है, हमारे क्या अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में हमारा अधिकार लिखा हुआ है उसको जानना मेरा पहला अधिकार है, इसलिए मैं लॉ कर रहा हूँ। आप लॉ कर रहे हो उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। अभी जैसे क्योंकि कानूनी बात चल रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे हिट एंड रन वाला केस अभी चल रहा है, बीजेपी सरकार ने ये किया है, तो ये गरीब आदमी जैसे ड्राइवर है अ, उसके ऊपर कुछ जुर्माना वगैरह क्योंकि आप वकालत कर रहे हैं तो आप थोड़ा-सा इसके बारे में अपने जो दर्शक हैं, उनको जानकारी दे दो कि ये केस क्या है और इसमें क्या-क्या नुकसान है और हम लोगों को कैसे समझना चाहिए और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं लोग, तो इसके पीछे क्या कारण? देखिए, ये जो कानून है, एक तरह से इसको काला कानून ही कहेंगे, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, वह मध्यम वर्ग के, ये गरीब तबके के लोग होते हैं।
इसमें पूंजीपति लोग ड्राइव नहीं करते हैं। पूंजीपति लोग ट्रक खरीद लेते हैं और पूरा का पूरा जिम्मा ट्रक ड्राइवर के ऊपर होता है। तो कुल मिलाकर के गरीब इसमें मारा जा रहा है। यह जो कानून है, इस कानून में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर जो है उसकी जमानत 12 घंटे के अंदर हो जाती है, और अगर ये कानून लगता है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी। 10 साल की सजा के दौरान ड्राइवर का जो परिवार है वह किसके भरोसे रहेगा? ये जो मुआवजा है, यह मुआवजा भी सरकार के कब्जे में रहेगा, न कि पीड़ित परिवार या मृतक परिवार को नहीं मिल रहा है। इस कानून में ये है कि भाई आप जो जुर्माना भरोगे वो जुर्माना सरकार के खाते में जाएगा, न कि मृतक के परिवार के खाते में आएगा। तो इसका मतलब क्या निकला? एक तो कानून बनाया, उस कानून का फायदा गरीब परिवार को नहीं मिल रहा है, न मृतक के परिवार को मिल रहा है, तो फायदा किसको मिल रहा है? ये सीधा सीधा सरकार के खाते में पैसा जा रहा है, सरकार का फायदा हो रहा है। इसमें ना तो ट्रक ड्राइवर का फायदा है, न मृतक का फायदा है, किसी का फायदा नहीं है। इसलिए हम तो सीधा सीधा यही कहेंगे कि यह कानून काला कानून है, इसे मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए। तो ये कानून जैसे आपने जैसा बताया कि और फिर इसमें जैसा मैंने जहां तक मेरी जानकारी है कि इसमें लोग ये कैसे रख सिर्फ ये ट्रक ड्राइवरों के लिए, इसमें तो ड्राइवर मात्र जितने मोटरसाइकिल टू व्हीलर चलाकर जो भी जितना भी व्हीकल चलाने वाले उन सब के लिए है। जी, तो हाँ, बिल्कुल, तो इसमें मैं थोड़ा और कहना चाहूंगा। ड्राइवर, प्रत्येक व्यक्ति ड्राइवर है। अगर कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है और आपके पास साइकिल है, गलती से साइकिल अगर फिसल गई या उस पर जा गिरी और आदमी गलती से कभी मर गया, है ना, तो भी वही का वही केस साइकिल ड्राइवर पे होगा, वही का वही केस मोटरसाइकिल ड्राइवर पर होगा, वही का वही कार ड्राइवर पर होगा। मतलब प्रत्येक वाहन चालक जो है ना, उन सब पे लागू हो रहा है। जरूरी नहीं कि ट्रक वालों को ही है। चलो ये तो है, और वास्तव में सभी के लिए, गरीब आदमी के लिए ये कानून बहुत गलत है। इसका सरकार से हम लोग सब निवेदन करते हैं कि इसको वापस लेना चाहिए मोदी सरकार को। दूसरा ये कि शानू भाई, अभी हसदेव, छत्तीसगढ़ में जो हसदेव जंगल है वो आदिवासियों के बहुत बड़ी एक धरोहर है, संस्कृति है। और आदिवासी लोग ही नहीं, वहां पर ऐसे जंगली जीव जंतु रहते हैं जिनका घर है, वहां खाते पीते घूमते फिरते हैं। तो उसकी कटाई हो रही है, क्यों हो रही है और क्यों काट रहे हैं लोग, ये इसके पीछे क्या कारण? देखिए, ये हसदेव ही नहीं, जहां जहां आदिवासी रहता है, पहली चीज तो यह है कि आदिवासी जंगलों में क्यों गया। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, और मूल मालिक वहां जाने के लिए विवश क्यों हो रहा है? आज एक गवर्नमेंट कार्मिक के ले लो आप। गवर्नमेंट कार्मिक अगर काम या किसी नेता की गुलामी नहीं करता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, तो उस कार्मिक का ये लोग ट्रांसफर ऐसी जगह क्यों करते हैं जहां नेटवर्क नहीं आता है? एक तरह से काला पानी की सजा। आदिवासियों ने किसी राज्य रजवाड़ों की गुलामी नहीं करी, ना अंग्रेजों की गुलामी करी। इस एवज में आदिवासियों को वहां से खदेड़ा गया, और लोग जो थे उन लोगों ने या तो उनकी जमीन उनको दे दी या उनकी गुलामी उनकी स्वीकार कर ली। तो जाकर के वो लोग वहीं काबिज है, और आदिवासियों ने किसी की गुलामी नहीं करी, इसलिए जंगलों में काबिज रहे। दूसरी चीज, जंगलों में काबिज रहे तो आदिवासियों ने जंगल को बचाया है, आदिवासियों ने जंगल को बचाया है, आदिवासियों ने खनिज को बचाया है। अकेले आप घाटोल में देख लो, बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, घाटोल का देख लो, 35 लाख टन सोना है। तो ये किसके पास है? आदिवासियों के पास है, इसलिए सुरक्षित है। अभी आपने सवाल किया है हसदेव अरण्य का, वहां पर जो जंगल है हसदेव अभयारण्य, उसमें इतना कोयला भरा हुआ है, यानी एक तरह से खनिज है। तो उस खनिज को पाने के लिए उस जंगल को उजाड़ा जा रहा है, पर उस सरकार को इतना पता नहीं लग रहा है कि आदिवासियों ने जंगल को बचाया है, वन्य जीवों को बचाया है, आदिवासियों ने पर्यावरण को बचाया है, और आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, पर्यावरण को बचाने वाला है। और ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपना करे, ग्लोबल वार्मिंग जैसी आप स्थिति पैदा कर रहे हैं, है ना। जंगल कटेगा तो आदिवासी खत्म होगा, और आदिवासी खत्म होगा तो और समुदाय भी खत्म होगा। तो ये लोग आदिवासियों के पर उजड़ रहा है। आदिवासी का अगर कोई मतलब, वो जंगल को, प्रकृति को बचाना, और प्रकृति उनकी धरोहर, और प्रकृति बचेगी तो सिर्फ आदिवासियों का भला थोड़ी होगा, वो तो जितने भी पार्टी मानने वाले देश के सभी लोगों का भला होगा, सबको ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं रहेगी। तो जब ये उनका मुकाबला करते हैं, इनको नक्सलाइट क्यों कहते हैं? देखिए, ये एक दबाने का तरीका है। अगर आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति, अपनी जमीन के प्रति, अपने जंगल के प्रति आवाज उठाता है, उसको नक्सलवादी, नक्सलाइट कहते हैं। ठीक उसी तरह मुसलमान लोग अगर उनके समुदाय के लिए, उसके कौम के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें आतंकवादी कह देते हैं। ठीक है। और अगर मैं दूसरे कोई लोग आवाज उठाते हैं तो उनको और शब्दों के प्रयोग से उनको दबाया जाता है। अभी देशद्रोह के माध्यम से ओबीसी उठाता है, उसको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हैं। सीधा सवाल यही है,
अगर आदिवासी आज शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, आदिवासी को आज नक्सलाइट बोल रहे हैं, हो सकता है बाकी समुदाय वेटिंग लिस्ट में है। आज तो आदिवासी खतरे में है, सिर्फ आज तो एक कौम खतरे में है, तो और समाज नहीं बोल रहे हैं, और समाज सुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये लोग वेटिंग लिस्ट में है। जैसे कि आज आदिवासी सत्या का नंबर है, तो कल ओबीसी का है, एससी का है। एससी बैठे बैठे ये देख रहा है कि अपना क्या भला हो रहा है इसमें, जंगल जा रहा तो आदिवासियों को खतरा है, जमीन जा रही तो आदिवासियों को खतरा है। पर उन लोगों को भी यहीं रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जयपाल सिंह मुंडा ने योगदान दिया, सबकी एक मांग थी कि एबोरिजिनल ट्राइब लिखा जाए। सही है। लेकिन अभी हाल ही में देखिए, अंबेडकर साहब ने उस समय तत्कालीन समय में अंबेडकर साहब ने कहा कि जयपाल सिंह जी आपकी बात सही है, अगर एक अपन समाज को लेंगे, अपन लिख देंगे एबोरिजिनल ट्राइब, पर ट्राइबल जो लोग हैं वो पूरे भारत में रहते हैं, उन पूरे भारत के आदिवासियों को जोड़ा जाए, एक शेड्यूल बनाया जाए, और शेड्यूल के हिसाब से उन आदिवासियों को जोड़ेंगे। तो शेड्यूल का नाम जैसे ही पढ़ा तो उन्होंने क्या लिख दिया, शेड्यूल ट्राइब लिख दिया। शेड्यूल तय हुआ नहीं, बाकी जो वास्तव में शब्द था 1941 में शब्द था, एबोरिजिनल ट्राइब था, एबोरिजिनल ट्राइब है ना। और जनगणना 51 के दौरान हुई, सीधा हो गया शेड्यूल ट्राइब, है ना। तो यह शब्द एक चिंता करने वाला विषय है, मनन करने वाला विषय है कि हमने जो शब्दों से संबोधित किया था पहले, वही शब्द वापस हम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये शब्द पहले नहीं था, है ना। और जब 1941 में अगर ये था एबोरिजिनल ट्राइब था, उसमें आदिवासी कौन कौन थे, जैसे अभी एससी में जो लोग हैं वो भी आदिवासी थे। और जैसे ही 1951 की जनगणना होती है, एसटी और एससी को अलग अलग किया गया, पर वास्तव में दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। और अभी तो और देखिए आगे और घटना और बड़ी होने वाली है, वो एक बात का इशू है। पर बाकी हमें अभी समाज पर ही काम करना है लगभग, और समाज के हर एक तबके के लिए काम करना, दबे कुचले लोगों के लिए काम करना है। प्रकृति बचाने के लिए सभी, जैसे अभी स्टार्ट में अपनी बात हुई थी कि जैसे ये दामदा पंडावा का, और अभी आप लोगों ने आंदोलन करा था और प्रतापगढ़ में डीएफओ का वो जो था उसका घेराव भी किया था। तो क्या उसमें सिर्फ आदिवासी परिवार या बीएपी को मानने वाले लोगों का आप भला कर रहे हैं, या आप कांग्रेस या बीजेपी, जिन जिन लोगों ने वोट तो बहुत सारे आदिवासी परिवार वालों ने भी दिया, एसटी कास्ट वालों ने, तो क्या आप सिर्फ बीएपी वालों का भला करें या फिर उस मुहिम के तहत जो भी है मतलब सभी लोगों का भला कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है, बीएपी या बीजेपी या कांग्रेस, यह मुद्दा किसी एक पार्टी विशेष का नहीं है। यह मुद्दा जो जो समुदाय जंगल में रह रहा है, वन भूमि में रह रहा है, वह सब लोग शोषित पीड़ित हैं, वह लोग किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, और वह लोग किसी एक समुदाय की ही है, और वह आदिवासी समुदाय के ही हैं। हम लोग उन लोगों को यह नहीं देखते हैं कि किसी के माथे पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये आदमी बीजेपी का है या बीएपी का है या कांग्रेस का है। हम उस प्रत्येक पीड़ित परिवार तक पहुंचेंगे और पहुंचते आए हैं। हमारा जो ज्ञापन था डीएफओ को हमने दिया था, उस ज्ञापन में जो लोग आए थे गामदा पंडावा के, और वो लोग बातें कर रहे थे कि यार हमने गलती कर दी बीजेपी सरकार को वोट दे करके, है ना। उन लोगों ने खुद ने स्वीकार किया कि हम लोगों ने जैसे ही वोट दिया बीजेपी सरकार को, और उन लोगों ने तुरंत हमारी जमीन पर कब्जा करना चालू कर दिया। तो उन लोगों ने, वाजिब बात है कि उन लोगों ने बीजेपी को वोट किया। अगर हम लोग ये सोचते कि इन लोगों ने बीजेपी को वोट किया, हम लोग इनकी आवाज नहीं बने, ये हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि हम लोग समाज को लेकर के चल रहे हैं, न किसी पॉलिटिकल विंग्स को लेकर चलते हैं। पॉलिटिकल विंग काम करती है मात्र 6 महीने के लिए, और हमारे जो यूनिट है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा, यानी कि ऑल ओवर आदिवासी परिवार, आदिवासी परिवार का मेन उद्देश्य है जल जंगल जमीन की रक्षा करना, आदिवासी की रक्षा करना, आदिवासियत की रक्षा करना, ये हमारा उद्देश्य है। इसमें ना तो पार्टी का इसमें कोई मतलब है ही नहीं, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। ये लोग बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं वह लोग ये फेरबदल कर सकते हैं, ये लोग कह सकते हैं ये बीएपी के हैं या कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, ये अपने नहीं है। पर हमारे समुदाय में हम सब लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। हमारे दरवाजे पे जो कोई आता है, हम प्रत्येक समुदाय के लिए आवाज बनेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में आप सब लोगों को, जो भी आप सुन रहे हैं, आप सब लोगों को ये देखना चाहिए कि आदिवासी परिवार का अगर कोई काम है, आदिवासी परिवार सिर्फ एक पार्टी विशेष का काम नहीं करती है। जितने भी आदिवासी उन सब के अगर किसी के साथ में शोषण होता है तो आप लोग जाते हैं और उनके साथ में न्याय करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सानू भाई ये है कि जैसे अभी राजनीति अभी जस्ट 2-3 महीने हुए, ठीक है, अब अगला लोकसभा चुनाव आ रहा है,
क्योंकि आप तो सामाजिक आप बता रहे हैं कि ये सामाजिक हमारी व्यवस्था है और सामाजिक इसमें हम लोग सामाजिक काम करें, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी जैसा मेरा मानना है कि कोई भी काम अगर समाज को लेके आगे करना है तो उसमें कहीं न कहीं राजनीति का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्या विचार है इसमें? देखिए पहली चीज़ तो ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि हर रास्ता राजनीतिक तक जाता ही जाता है। देखिए बाबा साहब ने भी संविधान बनाने के बाद भी उन्होंने ये उससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्होंने संविधान बनाया और उसी संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या फिर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं वोट नहीं दूंगा किसी पार्टी को या फिर मैं किसी पार्टी विशेष समर्थन नहीं करता हूँ। पहली चीज तो यह है कि जो आदमी वोट देता है वो आदमी राजनीति करता है। किसी ने किसी पार्टी को तो उसने वोट दिया, भले नेता को चुना पर वोट तो दिया है ना। दूसरी चीज यह है कि लोकसभा चुनाव में मेरा जो समर्थन रहेगा, देखो मेरा समर्थन उस पार्टी को रहेगा, उस समाज को रहेगा, उस व्यक्ति को रहेगा। तीन चीज इसमें, व्यक्ति, समाज और मुद्दे। पहली चीज तो हमारे मुद्दे को उठाएगा कौन? आज तक बीजेपी कांग्रेस ने हमारे मुद्दे को अगर संविधान सभा में, लोकसभा में, है ना, विधानसभा या लोकसभा में उठाया होता तो हम लोग आज दरकिनार नहीं होते। हम लोग जंगलों से बाहर नहीं आते या जंगलों के अंदर नहीं जाते और जंगलों से आज प्रताड़ित नहीं होते, है ना। बीजेपी कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का निजी स्वार्थ के लिए काम किया है, हमारे समाज के लिए आज भी काम नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमारा स्वतंत्र एक ऐसा आदमी निकले हमारे समाज से। सिलेक्शन प्रणाली जिसको कहते हैं हम, उसमें जैसे कि आज लोकसभा को ले लें अपन उदाहरण। लोकसभा में कितनी विधानसभा आती है? 7 से 8 विधानसभा आती है लगभग 7-8 विधानसभा के लोग एक जाजम पर बैठेंगे और प्रत्येक विधानसभा से एक उम्मीदवार मांगेंगे अपन कि आप में से ही आप चयन करके दो। वह चयन करेंगे और उन 7 में से 8 में से उनको अलग भेजेंगे और वही तय करेंगे आप में से किसी 2 का नाम लेकर के आओ। वो 2 लोग वही निकाल के लाएंगे। उन 2 में से फिर वोटिंग होगी या फिर उन दोनों में से एक की राय, आम राय बनेगी। उसको हम आम राय जाजम द्वारा सिलेक्शन प्रणाली कहेंगे। उसमें जो तय होगा और वाजिब है कि वह आदिवासी परिवार से निकली हुई भट्टी से होगा, परिपक्व होगा, उसका ही चयन होगा। और वह लोग जो जिसका चयन होगा प्रत्याशी का, वह प्रत्याशी हमारे समाज के और इस क्षेत्र में रहने वाले सभी समाज की आवाज बनेगा। जैसे यहाँ प्रतापगढ़ जिले के अंदर अच्छा अस्पताल बनता है तो डॉक्टर आएंगे, इंजेक्शन सबके लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एससी के लिए अलग दवाई बनाई है, ओबीसी के लिए अलग दवाई बनाई है, माइनॉरिटी के लिए अलग दवाई बनाई है। ये इंजेक्शन छोटा बड़ा नहीं है, किसी के छोटा बड़ा इंजेक्शन ऐसा। मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे लोग कहते हैं, अभी बहुत सारा कई सारे लोगों ने कहा, हम भी फील्ड में है, कि आदिवासी समाज का भला कर रहे यूं करके समाज करते हुए इन्होंने तो राजनीति कर दी। तो वो अपने लोग ही कहने वाले हैं। तो क्या आदिवासी समाज को राजनीति करने का या आदिवासी समाज को किसी तरह से राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं, अलग से किसी को पार्टी बनाने का अधिकार नहीं? देखिए पहली चीज तो ये है, यह जो लोग बातें करने वाला जो लोग हैं, उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत देश का मूल मालिक आदिवासी है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इस देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बोलता है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये लोग मानने को तैयार नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आदिवासी इस देश का मालिक है तो राजनीति करने का अधिकार किसको है? सबको है, सबको करना चाहिए। पहली प्राथमिकता किसको है? इस देश का मूल मालिक आदिवासी है तो इस आदिवासी देश का मूल मालिक होने के नाते पहली प्रायोरिटी आदिवासी को जाती है। और पहली प्रायोरिटी अगर आदिवासी को जाती है, उस समय क्या हुआ था कि आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षा का अभाव था, इसलिए राजनीति में संधि हुई थी कि 10 साल के दौरान आदिवासी पढ़ लिख कर आगे आएगा, शिक्षित होगा, 10 साल बाद उनको उनकी राजनीति उसको सौंप दी जाएगी। 10 साल के एग्रीमेंट पर ये लोग सरकार बनाते आए हैं। 1951 में आम चुनाव हुए थे पहली बार, तब से लेकर अब तक 10 साल का एग्रीमेंट बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आए हैं। और वास्तव में राजनीति करने का अधिकार किसी को है तो वो आदिवासी को है। बिल्कुल सही है। तो सानू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया और इतनी सारी बहुत सारी बातें कही। अब जैसे आपने पहले मैंने पूछा और आपने बता भी दिया था, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे अभी चुनाव आ रहा है तो उसमें सानू भाई कौन से पद पर या किस तरह का चुनाव लड़ने के इच्छुक है? देखो हमारे आदिवासी परिवार में एक सिलेक्शन प्रणाली होती है, आम राय होती है। मेरी मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की, पहली चीज तो यह है। पर आम राय अगर जाति व्यवस्था द्वारा अगर चयन करते हैं तो हम तैयार हैं, बोले किसी भी पद पे ले लो, हम तो सब जगह फिट है। सब पद के लिए तैयार है। फिट है हर एक ये जाजम व्यवस्था सिलेक्शन प्रणाली, इसमें
मतलब इसमें क्या है कि आम राय होती जो इसमें कार्यकर्ता होते हैं, वो सब अपनी सहमति जताते हैं। तो क्या इसमें कोई आदमी विरोध करता है क्या कि नहीं यार, मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे पीछे वाले व्यक्ति थोड़ा-सा एक्टिव क्या हो गया, इसको ले लेता हूँ, तो कोई विरोध करता है क्या? ना, इसमें विरोध वाली कोई बात नहीं। अगर जो आदमी परिपक्व है, हाँ। विचारधारा से परिपूर्ण है, हाँ। वह विरोध कतई नहीं करेगा। तो ये चीज़ फिक्स है कि जो आदिवासी विचारधारा से परिपूर्ण है, वह कतई विरोध नहीं करेगा। हुँ, हुँ। स्वाभाविक बात है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये थे हमारे विल सानू भाई और एक बार पुनः बधाई आपको। आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आपको जोहार, आपके चैनल को जोहार और आपके फॉलोवर्स साथियों को कहना चाहूँगा कि भाई का सपोर्ट करें, अधिक से अधिक इसको बढ़ाएँ। सचिन कटारा जी हैं, इनका चैनल बहुत ही वायरल करें। सभी को जोहार, धन्यवाद, आपको भी जोहार। जोहार, नमस्कार।